बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ, आपका मेज़बान, और हमारे साथ आज साकिब बशीर साहब ख़ुसूसी तौर पर तशरीफ़ फरमा हैं। इस तरफ जनाब फ़खर रहमान साहब हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, और फिर सबकी जान सदीक जान, और इधर जनाब ज़ुल्करनैन इकबाल। और मामला जो है वो बड़ा संजीदा है, जो आज हम डिस्कस करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने 28 सितंबर को जो फैज़ाबाद धरना केस था उसकी नज़रसानी की अपीलों समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। और अब एक बड़ा सवाल ये है कि 28 तारीख को क्या होगा, क्या हो सकता है। और दूसरा सवाल ये है कि ये आखिर ये मामला अचानक, ये 2019 का फैसला है और ये इतने सालों के बाद अचानक ये कैसे सरफेस हो गया। तो ये आज के हमारे सवालात हैं, और मैं क्योंकि साकिब बशीर साहब ख़ुसूसी तौर पर आए हैं तो आगाज़ इन्हीं से करता हूँ। साकिब साहब, ये फ़खर रहमान साहब से सीनियर नहीं, वो इजाज़त दे रहे हैं कि आपकी तरफ आए। प्लीज, मुझे खुशी होगी कि आज आप हमारे खास मेहमान भी हैं और आपने हेलमेट पहना हुआ है, इसलिए फास्ट बॉलिंग से घबराएंगे नहीं आप। तो ये कैसे ये अचानक ये सरफेस हुआ? काजी फ़ाइज़ ईसा का नाम जो है वो फैज़ाबाद धरना केस के साथ मेरा ये ख्याल है पिछले 4 साल से हम जुड़ा हुआ है बिल्कुल, मतलब ऐसे जुड़ा हुआ कि वो अलग होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो इसीलिए जैसे ही काजी साहब आए हैं तो फैज़ाबाद धरना केस भी मैदान में आ गया है। 2019 मार्च में ये जो नज़रसानी की अपीलें दायर हुई थी, और उसके बाद ये मामला जो है वो 3 चीफ जस्टिस आए, उन्होंने नहीं छेड़ा। उन्होंने बेहतर समझा कि इसको ना ही छेड़ा जाए। तो उसके बाद काजी साहब आए हैं, और काजी साहब ने जो छेड़ा है तो इसके पीछे लॉजिक ज़रूर होगी। मैं ये समझता हूँ बतौर कोर्ट रिपोर्टर कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 17 सितंबर को आए हैं और 28 सितंबर को इस पर समाअत होनी है, मतलब उनके आने के एग्जैक्टली 11 दिन के बाद। तो जिस फैसले पर काजी फ़ाइज़ ईसा उन्होंने पूरा एक रेफरेंस भुगता, 2 साल उनकी फैमिली के खिलाफ भी रेफरेंस था, सारी चीज़ें चलती रही, और उसके बाद 11 दिन में ही इस केस को लगाना, इसके पीछे मेरा नहीं ख्याल कि ये एक रूटीन की कार्रवाई होगी। अच्छा, ये बात आपकी बिल्कुल सही है ज़ुल्करनैन। ज़रा इस पर अगर आप कुछ कमेंट कर सकें कि 3 दिन पहले मियां नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं नाम लेके कि एहतसाब होना चाहिए जनरल फैज़ का, जनरल बाजवा का, और फिर उसके फ़ौरन बाद ये केस जो है इसको लगा दिया गया। कोई इसमें है कोई आपस में कोई कनेक्शन, या ये इट्स जस्ट ए मेयर स्पेकुलेशन? देखिए समी साहब, कनेक्शन तो अब कनेक्शन जोड़ने वाले या कनेक्शंस की खबर रखने वाले बता सकते हैं। मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आबिद साकी साहब जो पाकिस्तान बार काउंसिल के साबिक़ वाइस चेयरमैन है, इस वक्त उनके यहाँ मेंबर भी हैं, उन्होंने जब ये आपको याद होगा हमने प्रोग्राम भी किया था कि वकला से मुलाकात हुई है काजी साहब की केसेस फिक्सेशन के हवाले से, उसमें आबिद साकी साहब ने ये मुतालबा किया था काजी साहब से कि आप उस केस को रिव्यू को फिक्स करें और फिक्स करके उसके ऊपर फैसला दें बाकायदा। तो काजी साहब ने उनसे कहा था अगर मैं ना करूं तो क्या मेरे खिलाफ धरना करेंगे? तो उन्होंने हंसते हुए कहा था जी बिल्कुल, मैं आपके खिलाफ फिर धरना दूंगा। तो मेरा ख्याल है इसी वजह था कि कायमरी हम इससे आगे ना जाए तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। अच्छा, साथ एक चीज़ मैं ये भी कहूँगा कि जो नज़रसानी दरखास्तें हैं, क्योंकि फरवरी 2019 में फैसला आया था, उसके बाद मार्च में ये एप्लीकेशंस आ गई थी, उसमें वफाकी हुकूमत की दरखास्त है, एक उसमें जिक्र आया था इजाजुल हक साहब का, उनकी जानिब से एक रिव्यू आया है, MQM का जिक्र उसमें किया गया था, और वो 12 मई का जो वाक़या था कराची का, इफ्तिखार चौधरी साहब जब वहाँ गए थे तो उसमें लिखा था बाकायदा कि अगर उनके जिम्मेदारान को सजा दे दी जाती तो शायद ये फैसलाबाद धरने वाला इस तरह का मामला ना होता। तो उन्होंने एक रिव्यू पिटीशन फाइल की हुई है। शेख रशीद साहब के हवाले से जिक्र था कि शेख रशीद अहमद ने लियाकत बाग में जब ये मुजाहिरीन आ रहे थे तो उनका इस्तकबाल किया था। इसी तरीके से तहरीक इंसाफ के एक लोकल लीडर का नाम था कि वो भी इसको, ठीक है, ये सारे लोग हैं, ये सारे इन सब की तरफ से इस्तदा ये आ रही है कि विड्रॉ हम करते हैं अपने रिव्यूज को। ठीक है जी, अगर ये नहीं सदीक जान वगैरह आ गई है इनकी, क्या प्लानिंग यही है जो हिदायत है अपने प्लानिंग एक है कि मतलब नहीं, अपने अभी आया नहीं, अभी रिटर्न में नहीं आया क्योंकि कल रात को ये केस फिक्स हुआ है। तो अब अच्छा सदीक जान, एक तो ये हिदायत जारी हो रही है, आपने सारी बातें सुन ली। अब मुझे ये बताइए कि भले अब जैसे भी हुआ 28 तारीख को अब होगा क्या, क्या हो क्या सकता है?
देखिए पहले मैं आधे मिनट में ये कह दूं कि मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता कि मियां नवाज शरीफ ने से कहा कि इन दोनों का एहतसाब होना चाहिए तो इसलिए ये केस लग गया है। ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे बताएं कि नून लीग का कोई खैर मकदमी कोई आपने बयान देखा है कि हम खैर मकदम करते हैं? पहली बात। दूसरी बात यह है कि मियां नवाज शरीफ ने जो 18 सितंबर को खिताब फरमाया, उसके बाद आपने कोई और उसके बाद खिताब मियां साहब का या किसी मियां साहब के जो करीबी लोग हैं उनका देखा है आपने? जो मियां साहब ने 18 को नया बयानिया दिया। जावेद लतीफ के इंटरव्यू आ रहे हैं। नहीं, जावेद लतीफ साहब का इंटरव्यू मैंने सुना है जो उन्होंने काशिफ अब्बासी साहब को दिया है। आपको पता है काशिफ अब्बासी साहब बार बार उनसे पूछते रहे कि आप आर्टिकल 6 लगाएंगे बाजवा साहब पे और फैज साहब पे? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा इदारों को खुद एहतसाबी करनी चाहिए, इनको कटहरे में खड़ा करना चाहिए वरना लोग नहीं मानेंगे। और फिर आज के जंग अखबार में जावेद लतीफ साहब का एक बयान लगा हुआ है, क्योंकि वो मैंने उनका प्रोग्राम नहीं सुना, कि मियां नवाज शरीफ की डिक्शनरी में इंतकाम का लफ्ज ही नहीं है। 4 दिन में बयानिया समी साहब कहीं और चला गया। खैर इस मौजू पे हम आते हैं, वो एक अलग बात करेंगे आपके साथ। पॉलिटिकल मैंने 3-4 चीजें करनी है, जरा आपसे कुछ चीजें पूछनी भी हैं और हमने डिस्कस करनी है इस पे। मुमकिन तौर पे 3 ही चीजें हैं ना। पहला ये है कि एक तो चीज ये तय है कि 28 तारीख तयन करेगा बहुत सारी चीजों का, और ये बड़ी लड़ाई का आगाज भी हो सकता है। और क्या काजी फैसल साहब को नहीं पता कि लड़ाई का आगाज हो सकता है? इसका मतलब यह है कि फिर वो लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, तो उन्होंने ये लगाया है। उससे पहले उन्होंने अपनी फील्डिंग भी सेट की है, अपने लोग सारे इर्द गिर्द लगाए ताकि उनके साथ सदर वाला मामला ना हो कि कल को काजी साहब का मैंने तो अपने स्टाफ को कहा था कि ये कर दें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो इसलिए उन्होंने अपना सेक्रेटरी हो, स्टाफ ऑफिसर हो, रजिस्ट्रार हो, वो सब तगड़े बंदे वो लेके आए। अब आ जाए मुमकिनात 3 क्या है। पहला ये है कि उस दिन साहब आके कहते हैं हम रिव्यू विड्रॉ करते हैं, काजी साहब खामोश बैठ रहे हैं, कहें ठीक है 1 मिनट की समाअत और विड्रॉ। ये 1 मिनट उनका खामोश बैठना भी सबसे बड़ी खबर होगा। एक स्पेकुलेशन शुरू हो जाएंगी, क्योंकि शहर इक़्तिदार में ये बातें पहले चल रही हैं कि सब खुश हैं काजी साहब से, सब खुश हैं, अपने बेगाने सब खुश हैं। यहां तक कि तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि हमें इंसाफ की नहीं से तवक्को है, इदारे भी खुश हैं, सियासी जमातें भी खुश हैं, इलेक्शन कमीशन सब खुश हैं। तो कुछ लोग इसको वहां मिलाएंगे कि वो जी पहले ही बात हो रही थी कि सब खुश हैं और कोई ऐसा मसला नहीं है, सब अच्छा चल रहा है। दूसरा क्या हो सकता है कि विड्रॉ करते हुए वो ऐसे रिमार्क्स दे दें जिससे तयन हो जाए कि काजी साहब के बहुत से इदारों के बारे में ख्यालात वही हैं जो पिछले कई सालों से हम सुन रहे हैं या बदल गए। तीसरा जो सबसे सेंसिटिव चीज हो सकती है वो ये हो सकती है कि वो कहें कि ठीक है ये विड्रॉ तो करो, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन क्या हुआ? जो मैंने ऑर्डर दिया था कि जो जो लोग इदारों में सियासत में मुलविस उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और मैं एक चीज आपको आखिर में ये बता दूं, जितने लोग ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ जनरल फैज के खिलाफ ये केस है, वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये केस जनरल फैज के खिलाफ नहीं है, ये पूरे इदारे के खिलाफ है। ठीक है जी। अजी अब फखर रहमान साहब आप इसमें क्या ऐड करेंगे? देखिए, क्योंकि ये जो फैज़ाबाद धरने की जो जजमेंट है ये खुद काजी फायज़ साहब ने तहरीर की हुई है। अब क्योंकि जस्टिस मुशीर आलम जो उस वक्त थे वो तो रिटायर हो चुके हैं। ज़रा ये भी बता दीजिए कि 2 मेंबर बेंच और फैसला जो है अब ये रिव्यू 3 मेंबर बेंच करेगा, तो ये क्या फिर हम समझें कि प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट पर अमल दरामद शुरू हो गया? अभी तो फैसला तो आया नहीं उसका। नहीं, मैंने इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी बात की है और कुछ सीनियर वकला जो थे उनसे भी बातचीत की है। उनका कहना ये है कि जो 3 रुकनी बेंच में जस्टिस अतर मिल्ला हैं और उनके साथ जस्टिस अमीनुद्दीन और अतर मिल्ला साहब, तो उनका कहना ये है कि उनके सामने जजमेंट रख दी जाएगी और उनसे कहा जाएगा कि जी आप इसमें देखें कि लीगली अगर यहाँ पे कोई फ्लॉ है तो आप उसको पॉइंट आउट करें, अदरवाइज जस्टिस काजी फायज़ चले ठीक है आप इम्प्लीमेंटेशन ठीक इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो कह के अब तक क्या हुआ और क्यों नहीं हुआ, और फिर वो फर्दर जो ऑर्डर जारी करेंगे। तो एक बड़े सेंसिबल मेरे सोर्स हैं, उनका ये कहना है कि मामलात जो हैं वो बड़े ख़तरनाक डोमेन में जा सकते हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो किसी भी तरफ जा सकते हैं। अच्छा, अब साकिब मेरा सवाल आपसे ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल ठीक है, ये कहा गया है कि जो पॉलिटिक्स में जिन्होंने हिस्सा लिया फौजी अफसरान ने उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जो मुआहदा है उसके उसमें जो शिक नंबर 6 है उसमें ये लिखा भी हुआ है कि जनरल बाजवा और उनके साथी जो हैं उनकी ये कोशिशों से ये मुआहदा हुआ। लेकिन एक काबीना की मीटिंग के उसमें मिनट्स भी हैं जिसमें जो वज़ीर आज़म हैं वो कह रहे हैं आके उनको अपना जो हमारी फ़ौज के जो सरबराहान हैं कि आप इसमें हमारी मदद करें। तो अगर प्राइम मिनिस्टर के कहने पर कोई करता है, एक्ट करता है, तो बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि तमाम इदारे, तमाम लोग वो पाबंद हैं जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसकी मदद के लिए, तो इसमें उनकी गलती कहाँ पर है? बिल्कुल, जो मीटिंग मिनट्स हैं वो कैबिनेट के मौजूद हैं, या प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो इदारा है वो हेल्प करे और इस मामले को रिजॉल्व करें। मेरी नज़र में ये सारे मामलात ड्यूरिंग प्रोसीडिंग जिन दिनों ये
चल रही थी, आज खुद नोटिस की कार्रवाई चल रही थी, जब तक कि जजमेंट नहीं आई थी। तो उस वक्त की ये सारे मामलात हैं। जब जजमेंट आ गई तो मेरी नज़र में ये है कि रिव्यू में शायद अगर रिव्यू को उसकी पैरवी की गई और उसमें जो है वो ये पॉइंट जो है वो उठाया गया, शायद वाली बात है कि अदालत इसको कंसिडर करे। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जजमेंट ऑन फील्ड है, उसमें कोई बहुत बड़ा लूप होल ही देखना पड़ेगा, या बेंच जो है वो देखे या उसको कन्विंस कर लिया जाए, फिर ही वो इससे पीछे हट सकते हैं। वगरना मेरी नज़र में तो जो जजमेंट है वो ऑन फील्ड है, 4 साल हो गए हैं और अब उस पर इम्प्लीमेंटेशन का ही वक्त है। तो जुल्करनैन, ये जो पिछला हम देखते रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भारी होता था जुम्मे वाले दिन, लेकिन अब ये 28 सितंबर है, जुमेरात, तो अब क्या जो काम जो जुम्मे को होता था अब वो जुमेरात को हुआ करेगा? समीर साहब, होना जुम्मे को ही था, लेकिन जुम्मे को 12वीं लेवल की छुट्टी है, इसलिए एक दिन पहले हो गया। तो ये आना जुम्मे को ही था, क्योंकि बेंच के जो आखिरी दिन है, वर्किंग डे है, उसको ये लगाया गया। और सबसे कॉज इसमें सीरियल नंबर वाइज अगर देखें, सबसे आखिरी केस ये लगाया गया। एक चीज समीर साहब मैं जरूर आपको बता दूं कि जो रिव्यू पिटिशंस की अक्सरियत है वो सिर्फ उन चंद ऑब्जर्वेशंस के ये फैसले में जिक्र आने के ऊपर है, जैसे शेख रशीद की हो गई, पीटीआई की हो गई और बाकी लोगों की हो गई, इजाजुल हक की हो गई। जो असल जो फैसले के खिलाफ जो रिव्यू है वो फेडरल गवर्नमेंट का थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वो वाला असल रिव्यू है। अगर वो विड्रॉ कर लेती है गवर्नमेंट, ये जी बता दें कि आईएसआई का भी कोई इंफरादी तौर पे कोई है इसमें? आईएसआई का इंफरादी रिव्यू नहीं है, वो थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो फेडरल गवर्नमेंट की उसमें दरखास्त है, अलग से आईएसआई का कोई नहीं है। आईएसआई की रिपोर्ट का हवाला जरूर है जिसके अंदर ये मीटिंग मिनट्स और सारा कुछ रिप्रोड्यूस हुआ है। समीर साहब, आखिरी छोटी सी एक बात कर दूं। नहीं आखिरी नहीं, आप खुल के बात करें। अच्छा, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ जब ये फैसला उन्होंने दिया तो रिव्यू पिटीशन आना शुरू हुई। उनमें से जो एमक्यूएम की, पीटीआई की और एक दो और दरखास्तें थी, उनमें बड़ी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी जस्टिस काजी फाइज साहब के खिलाफ। और काजी साहब ने जब आसिफ सईद खोसा साहब की होते हुए रजिस्ट्रार से मांगा, जब हम लोगों ने खबरें चलाई कि वो वाली पटिशन जरा मुझे दें, उनमें क्या वाले मेरे वाले से लिखा हुआ है, तो रजिस्ट्रार ने उनको, काजी साहब के खुद बकौल उनके लेटर्स हैं और वो अपने दलाइल में भी ये बात अपने केस में कहते हैं कि मुझे वो पिटीशंस देने से इनकार कर दिया गया, हालांकि मैंने ही वो सुननी थी। लेकिन उसके बाद उनको फिक्स भी नहीं किया गया। बाद में पता चला कि वो जो मुतनाज़ तहरीर वाली पिटीशन थी वो वापस ले ली गई और नई जो हल्की थी, सादी लैंग्वेज की नॉर्मल जो थी, वो वाली दायर कर दी गई। अब ये चीज़ भी उस वक्त फैसले में 28 सितंबर को बड़ी देखने वाली होगी कि उनके ऊपर जो मोहतरम बेंच है और खासकर चीफ जस्टिस साहब हैं, उनका क्या रिएक्शन आता है कि उस वक्त क्या हुआ था और अब आगे क्या करने जा रहे हैं। एक सवाल मैंने जो वजीर कानून थे साहब, आजम वजीर तारड़ साहब, उनसे पूछा था क्या वजीर कानून है, आपका तो बड़ा केस था कि फैजाबाद धरने का निशाना बनाया गया उस फैसले का जस्टिस काजी फाइसा साहब को, और उस फैसले के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, तो अब आप वजीर कानून है, वफाकी हुकूमत आपकी है, तो अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे फैसले पे? उन्होंने कहा क्योंकि रिव्यू पेंडिंग है अभी, इसलिए कुछ भी हो सकता है फैसला, लिहाजा हम लोग कह रहे हैं अदालत पहले खुद फैसला कर ले। जबकि मैंने कहा रिव्यू में कोई स्टे नहीं है और दर्जनों फैसले सुप्रीम कोर्ट के हैं प्रोसीडिंग्स में कि जब तक रोका ना जाए तब तक आप फैसले पे अमल दरामद करेंगे। इसका वो गोलमोली जवाब उन्होंने दिया कि जी मुनासिब यही होगा कि जी पहले कोर्ट फैसला कर ले। तो कोई भी इन शॉर्ट 16 महीने की गवर्नमेंट में मुस्लिम लीग नून समेत तमाम 13 जमातों की इत्तेहादी भी इस कार्रवाई के ऊपर राजी नहीं थी जो मुमकिन तौर पर 28 सितंबर को हो सकती है, जिसको जैसे सदीक जान साहब और ये फखर साहब वगैरह कह रहे थे कि बड़ी लड़ाई कोई हो सकती है। किसी बड़ी लड़ाई क्या हो सकती है सदीक जान? बात यह है कि एक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, वो उस पर अमल दरामद होना है, अभी तक नहीं हुआ क्योंकि उसका रिव्यू पड़ा हुआ था, किसी ने उसको टेकअप नहीं किया। अब काजी साहब ने आके उसको टेकअप कर लिया है, तो अगर रिव्यू लोग विड्रॉ करते हैं तो उसके बाद तो फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगी। तो अब केयर टेकर गवर्नमेंट जो है ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए जा सकती है, ये तो सिर्फ इलेक्शन के लिए है, डे टू डे वो मामलात को देखने के लिए है, और ये पूरा केस तैयार करना उसको, तो निगरान गवर्नमेंट तो इस केपेबल भी नहीं है। सर अदालती फैसला तो मानने की पाबंद है। और देखें मैं इस पे अपना कमेंट दे दूं, फिर मेरा साकिब बशीर साहब से एक सवाल भी होगा कि क्या जब ये जिन्होंने रिव्यू डाला हुआ है, जब ये आगे काजी फैसल साहब को अगर ये कहते हैं कि हम रिव्यू विड्रॉ करना चाहते हैं, तो क्या ये भी हो सकता है कि काजी फैसल साहब कहें कि नहीं अब नहीं आप विड्रॉ कर सकते, आप दलाइल ही दें? ये खैर एक सवाल है मेरा साकिब बशीर साहब और जुल्करनैन साहब से होगा। लेकिन मैं आपको इसकी वजह बताऊँ समीर साहब, देखें एक माजी है इस्टेब्लिशमेंट का, और माजी ये है कि उनके जो सरबराहान रहे हैं या उनकी जो अहम शख्सियात रही हैं, उनके ऊपर उनको खुद जितना भी तहफ़्फ़ुज़ात रहे हों, उनके जितने भी उनके साथ अंदरूनी इख्तिलाफ़ात रहे हों, लेकिन पब्लिकली या पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कभी भी वो उनका एहतसाब नहीं होने देते।
मुशर्रफ साहब की पॉलिसी से बाद में आने वाले आर्मी चीफ्स को बहुत इख्तलाफ था, उन्होंने उनकी पॉलिसी के खिलाफ गए और यहाँ तक कि यही जो कहा जाता है कि मुशर्रफ साहब को निकलवाने में उस वक्त के जो DGI थे उनका किरदार था उनको निकलवाने में, और उन्होंने सारा वो फिर इफ्तिखार चौधरी को भी सपोर्ट किया, वो सारी बातें। लेकिन ऐसी चीजें हैं जो सबूत जिनके नहीं है हमारे पास। सबूत है ना, स्पेकुलेशन है सारी। सबूत हमारे पास ये है कि एस्टेब्लिशमेंट कभी भी अपने रिटायर्ड लोग हों, हाजिर सर्विस लोग हों, उनका एहतसाब नहीं होने देती। और नहीं, क्या मतलब वो जो नेवी के जो साहब पैसे बना के चले गए थे अमेरिका से, उनको वापस बुलाया गया था, और जो जिन्होंने वो आबदोज की जो उसमें कमीशन लिया था, नहीं मुझे एहतसाब तो होता रहा है, लेकिन जो पॉलिटिकल मामलात है ना, उसमें अगर प्राइम मिनिस्टर कहता है कि ये काम आप करें, वो कर देते हैं काम, तो उस पर आप एहतसाब कैसे करेंगे? इधर मैं एक बात ऐड करूंगा कि देखें, इसमें जजमेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो आर्म फोर्सेस के हवाले से बात की कि आपने सियासत में हिस्सा नहीं लेना है। अभी अगर आप साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट देखें, वो कहते हैं हमने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन इसलिए दी थी कि इमरान खान को इक़्तिदार से निकाल सके। अब ये जो फैसला इसको सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड करती है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करती है, तो फिर इसी फैसले को एक एग्जाम्पल बनाकर ये जो PTI की हुकूमत को और इमरान खान को हुकूमत से निकाला गया था, उसके लिए भी इम्प्लीकेशन। ये साकिब बशीर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है। इसमें मैं एक चीज साहब कर दूं, फिर आप साकिब बशीर साहब की तरफ जाएं। जहां पे ये इल्जाम है इमरान खान साहब का कि मुझे निकालने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने ये सारा कुछ किया, वहीं पे मैं दूसरा भी इसका पहलू सामने रख दूं। जावेद लतीफ़ साहब ने कल काशिफ अवासी साहब के प्रोग्राम में ये बात कही कि बाजवा साहब ने फरवरी 2022 में जब खड़े होकर कहा था कि हम सियासत में इन्वॉल्व रहे हैं, लेकिन अब हम ए पोलिटिकल हो रहे हैं, तो वो ए पोलिटिकल नहीं हुए थे, बल्कि जावेद लतीफ़ साहब का कहना यह है कि 9 मई 2023 तक इमरान खान के सहूलतकार इदारे के अंदर मौजूद थे। तो ये भी एक है कि यानी दोनों साइडों से साकिब, मैं तमाम चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बट मुझे ये बात बताइए कि जो हमारे इदारे हैं जिनके ज़िम्मे हमारे दिफा का काम है, उनसे हम पॉलिटिकल काम भी करवाते हैं, और फिर जब उनमें से पार्टियां कोई अग्रीव होती हैं तो उसको आके पब्लिकली इसको इस तरीके से आप लेके जाएंगे, तो क्या ये भी कोई देखेगा, कैलकुलेट करेगा कि इस सारी चीज़ का इम्पैक्ट हमारे इदारे पर क्या होगा? क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो इस इदारे पर नज़र उन्होंने रखी हुई है, लगाई हुई है, और ये इदारा तनकीद का निशाना भी बनता है। जी बिल्कुल, तनकीद तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा होती रही है, क्योंकि माजी में हमने देखा कि पॉलिटिकल जो सियासी मामलात में इन्वॉल्वमेंट रही है, जिसको इदाराती सतह पर भी तस्लीम भी किया गया कि ये हो रही है, और इसी वजह से तनकीद भी होती रही। लेकिन हम जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, अगर बिल्कुल मैं इस पॉइंट पे रहूं, तो जस्टिस काजी फाइज ईसा वो आइन को लेके चल रहे हैं, हमारा आइन क्या कहता है। तो अगर मेरा ये ख्याल ये है कि अगर हम आइन पे पूरा जो है वो अमल शुरू कर दें, तो सारे इदारे एक तो अपनी हुदूद में रह के काम करेंगे, और काम भी ठीक होगा। अगर आप आइन में चलने की बात करते हैं, तो मुझे ये बताइए कि ये जज साहबान, इन्होंने आज तक अपने किसी जज को सजा दी है? अभी ये काजी फाइज साहब का केस था खुद इनका अपना, तो वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने तो डिसाइड नहीं किया, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट पे डिस्कशन ही नहीं होने दी। वो इफ्तिखार साहब थे, उनका बेटा था अरसलान, उसके केसेस आए। तो फिर अगर कोई ऐसी चीज होनी है तो क्रॉस द बोर्ड फिर इदारे सारों के हो ना। अब जब भी कोई इदारा जिसके ऊपर बात होती है वो अपने बंदों को बचाने के लिए आ जाता है। अगर किसी साबिक मिलिट्री चीफ का नहीं एहतसाब हुआ तो अदालतों ने भी कौन सा अपने जजों का एहतसाब किया? सर एक सेकंड, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे ये बात कहूँगा कि जिस चीज़ की बुनियाद राजनीति पर मबनी हो वो मामलात कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आप आज भी रिकॉर्ड उठा के देखें, जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो कंप्लेनेंट है वो राजनीति की बुनियाद पर बनाया गया था। वो एक मतलब उसको तो पता ही नहीं था। ठीक है, मैं उस पर वो तो फैसला हो चुका, मैंने तो रेफरेंस के तौर पर ये बात, मैं वही बात कर रहा हूँ कि जब इस चीज की बुनियाद ही राजनीति पर हो, फिर मैं ये कहता हूँ कि अगर काजी फायज ईसा साहब कोई ऐसा काम कर जाए जिससे किसी को भी आइंदा कानून और आइन की वायलेशन की हिम्मत ना हो तो पूरी कौम उन्हें सलाम पेश करे। मेरा ये ख्याल है कि 28 सितंबर ये चीज डिटरमाइन कर देगा कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने 1.25 साल कैसे गुजारना है। जी आपने कहा कि इदारे बचाने आ जाते हैं रिटायर्ड अफसरान को। वाहिद एक साबिक आर्मी चीफ ही हैं परवेज मुशर्रफ, जिनको सजा हुई है, किसी रिटायर्ड चीफ जस्टिस को आज तक सजा नहीं हुई। जनाब सदीक जान साहब, आप कुछ इसमें ऐड करेंगे?
नहीं, उन्होंने बात खत्म कर खत्म। जी शांतो, यू वांट टू से समथिंग? जी बिल्कुल, मैं ये इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जो आप कह रहे थे कि जजिस का जब अपना एहतसाब का मामला आता है तो उसके अंदर जो है वो कोई ऐसी नज़ीर सामने नहीं आती, और हम ये देख चुके हैं। जो जस्टिस कादी फायद ईसा साहब का मामला था उसके अंदर भी बहुत सारे सवालात जो थे वो उसके जवाबात सामने नहीं आए और वो मिक्सअप हो गया था। अभी भी अगर वो आइन और कानून की बात करते हैं तो फिर सबसे पहले तो वो आइन के तहत जो है ना वो इलेक्शंस की इनेकाद को यकीनी बना दें, ये हर एक की जो डोमेन है इसको सेट कर दें और कोई एक नई बिगिनिंग हो जाए। लेकिन ये अगर कोई, आप ये देखें, अगर ये केस इसमें कहीं से भी कोई पॉलिटिक्स करने की जरूरत वो कोशिश की गई तो इसका फॉल आउट किसी भी तरफ जा सकता है, किसी भी तरफ जा सकता है। बहरहाल ये अभी जो इस वक्त क्या सराहियाँ भी हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नैब के मुकदमे खुले तो फिर कहीं ना कहीं से तो जवाब आना था। तो ये टिट फॉर टैट वाली बात है, मेरे पास इस बात का कोई एविडेंस नहीं, लेकिन ये बात तो तय है कि 28 सितंबर बड़ा अहम दिन है और अब देखना ये है कि उस दिन क्या फ़ैसला होता है, क्या उसका फॉल आउट है। आने वाले जो दिन हैं, आने वाला जो पॉलिटिकल टाइम है, वो 28 सितंबर में जो आउटकम होगा सुप्रीम कोर्ट में, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगे। हम सबको इजाज़त दीजिए और ख़ास तौर पर साकिब का बहुत शुक्रिया कि आज वो ख़ुसूसी तौर पर हमारे साथ आए। इंशाल्लाह मुलाकात आपसे होती रहेगी। अल्लाह ने के बाद।